हाँ, तो आज अपन आपके हिस्ट्री का, वैसे तो चैप्टर 10 है और वैसे तीसरी बुक का पहला चैप्टर है, थर्ड जो बुक है आपकी उसका फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, ये पूरी बुक ही बड़ी शानदार है, बहुत कुछ सिखाएगी आपको, ठीक है। और इतना परफेक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ, बस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना होता है। मैं आपको पहले कहता हूँ कि मैं फर्स्ट डे या फिर हर क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक इमेज बनवाता हूँ शॉर्ट नोट्स की तरह, उनको ज़रूर समझते हुए उतारना है, ठीक है। एक्चुअली अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जैसा इस चैप्टर का नाम है कॉलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड, यानी उपनिवेशवाद और देहात। इसका मतलब ये है कि कॉलोनियल जो रूल था, मतलब जो औपनिवेशिक जो शासन था, एक सीधी सी बात है, जब भी औपनिवेशिक वर्ड आ जाए यानी कॉलोनियल रूल वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों का द्वारा किसी के ऊपर राज करना। अंग्रेज राज करते हैं तो उसको औपनिवेशिक, या फिर ऐसा मान लो किसी की गुलामी। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, किसी को ऊपर प्रेशर होना। तो एक्चुअल में हमारे अपन बात करेंगे इस देश के, हमारे भारत की, और भारत में बंगाल की बात करेंगे इस चैप्टर में, कि बंगाल के अंदर जो औपनिवेशिक शासन था, जो मतलब अपना कॉलोनियल रूल था, वो किस हिसाब से इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पर कैसे उन्होंने अंग्रेजों ने राज किया, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। बड़े इजीली मेरे साथ के साथ थोड़ा थोड़ा आप उतार सकते हो, समझते हुए पूरी बात को समझना। अपन बात करेंगे औपनिवेशिक शासन की। बिल्कुल स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना। औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है कॉलोनियल रूल, ठीक है, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल भी बात करेंगे, वो भी कहाँ में, बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर, कि बंगाल के अंदर जो एक औपनिवेशिक शासन था वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ, अंग्रेजों ने कैसे वहाँ पर राज किया, ठीक है। अब बंगाल में एक्चुअली क्या करेंगे, अंग्रेज वहाँ पर आएंगे और अंग्रेज वहाँ पर आके लगाएंगे एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम समझना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे और ये क्या करेंगे, अपनी कंपनी लगा के फिर वहाँ देखेंगे कि यहाँ का सिस्टम क्या है। फिर इन्होंने देखा कि ठीक है, एक राजा होता है उस हिसाब से टैक्स वैक्स लेता है, वो ठीक। इन्होंने फिर अपना सिस्टम चालू किया और इन्होंने वहाँ पर क्या करा, जितने भी छोटे मोटे राजा थे उनको एक ज़मींदार बना दिया। भाई ज़मींदार पड़ता जानते हैं, जमींदार का मतलब जिसको जैसे 100 गाँव 200 गाँव उसके अंडर में आते थे, कभी कभी तो 400 गाँव भी उसके अंडर में आते थे। तो इन्होंने क्या करा कि ज़मींदार खड़े करे, ठीक है, क्या खड़े करे, जमींदार। ये जो ज़मींदार होते थे इनके अंडर में खूब सारे गांव आया करते थे, ठीक है। इनके अंडर में आते थे गांव, खूब सारे गांव का मतलब कभी कभी तो 400 गांव तक भी इनके अंडर में, विलेज 400 विलेज भी इनके अंडर में आते थे। और ये 400 गांव की ज़मींदारी करते थे। ज़मींदारी का मतलब होता है ज़मींदार के द्वारा जो की जाने वाली ज़मींदारी, मतलब ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहती, इन ज़मींदारों को क्या कहती कि आप एक काम करिए, आपको हम ये 400 या 100-150 गांव दे देते हैं, इन गांवों की इतना एरिया के ऊपर आप एक ज़मींदार हैं। एक अलग अलग ज़मींदार नियुक्त कर देते, 100 गाँव का एक ज़मींदार, 150 गाँव का अलग अलग इस तरीके से। फिर उनको कह देते कि आपको यहाँ से रेवेन्यू यानी कि राजस्व इकट्ठा करके हमें देना है, आपका काम ये है, ठीक बात है। फिर इन्होंने क्या करा कि ऐसा नहीं देना है कि चलो ठीक है, और ऐसे कहने से कौन काम करता है। फिर इन्होंने क्या करा कि एक पॉलिसी बनाई, ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसी व्यवस्था बना दी, ठीक है, जिसको अपन कहेंगे स्तंभरारी बंदोबस्त। स्तंभरारी, ठीक है, एक बात ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्तंभरारी बंदोबस्त। स्तंभरारी बंदोबस्त जो थी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। इसका ध्यान रखना, परमानेंट सेटलमेंट जो व्यवस्था थी ये अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई और इन्होंने ज़मींदार के ऊपर इसको एक्सप्लेन किया। इसमें क्या पॉलिसी रखी गई कि जो भी ज़मींदार होगा, ध्यान से सुनना, किसान नहीं ज़मींदार, कि जो भी ज़मींदार होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम हमें टैक्स लाके देगा। अगर टैक्स यानी रेवेन्यू, राजस्व, कोई भी ज़मींदार जो होगा वो हमें राजस्व देगा लाके, और राजस्व यानी कि रेवेन्यू, और अगर रेवेन्यू लाके टाइम पर नहीं देगा तो फिर इस ज़मींदार की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी को आप बोल सकते हैं संपत्ति, संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। संपत्ति की क्या की जाएगी, नीलामी की जाएगी, यानी उसकी बोली लगाई जाएगी। ये तो सुना भी होगा आपने, जैसे कोई भगोड़े होते हैं हमारे देश में, विजय माल्या का एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि उसने 900 करोड़ का बैंक के चूना लगा के भाग गया। तो फिर क्या हुआ, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सरकार ने बोली लगाई और जो जो पैसे आते थे उससे कलेक्शन जितना हो सकता है वो किया।
वैसे ही ज़मींदारों ने ये सिस्टम, अंग्रेज़ों ने वो सिस्टम, ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिस्टम कर दिया। इस बंदोबस्त के तहत ज़मींदार को रेवेन्यू ला के देना है, नहीं दिया तो उस ज़मींदार की, किसानों की नहीं, ज़मींदार की जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी की जाएगी, बोली लगाई जाएगी। जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो उसको खरीद लेगा और वो पैसा हम ले लेंगे। बस ये सिस्टम किया। अंग्रेज़ों की ध्यान था कि ज़मींदारों के ऊपर प्रेशर आएगा और ज़मींदार हमें रेवेन्यू या राजस्व लाके कलेक्शन करके दे देगा, क्योंकि उसके ऊपर डर है और उसको बेनिफिट है, काफ़ी सारा पैसा उसको मिल जाएगा। कैसे? इन्होंने क्या करा इस सिस्टम के तहत, इस सेटलमेंट के तहत, इसमें सेटलमेंट में ये बातें थी। एक तो ये थी कि उसकी नीलामी की जाएगी, ये वाली बात। दूसरी बात ये थी कि ये क्या करते थे, जैसे मान लो कि 100 गाँव, 200 गाँव, कितने भी गाँव, 100 गाँव लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, 100 गाँव में क्या कर देते थे, 100 विलेज, इसमें ये कर देते थे कि चलो भाई इतना रेवेन्यू आपको लाके देना है 100 गांव। इस ज़मींदार को कह दिया कि चलो 100 गांव से आपको सपोज 50 लाख रुपए लाके देना है, ये इन्होंने कह दिया। बस अब ज़मींदार को 50 लाख लाना है, चाहे उन 100 गाँवों के अंदर चाहे 5 करोड़ की पैदा होती हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इन 100 गाँव से 50 लाख ही दो। तो इनको ये लगा कि इस वजह से ज़मींदार क्या करेगा, अच्छा खासा अपने आप टैक्स ले आएगा, जो भी फिक्स करेगा, रेट फिक्स करेगा, जो अपने आप करता रहेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ज़मींदारी सोचेगा ज़्यादा लाऊंगा तो ज़्यादा बचेगा, भाई 70 लाख लाएगा तो 20 बच जाएगा, 50 ही देने। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा, लेकिन हमारे ज़मींदार लगभग राजा ही होते थे, क्योंकि बड़ी ज़मीन उनके अंडर में आती थी, वो बड़े दिमागी, और वही अंग्रेजों तो भोले भाले रह गए। इस थोड़ी मामला कि हमारे राजा बड़े तेज़ थे कि इन्होंने किसी ने भी या किसी भी ज़मींदार ने प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू ले जाके नहीं दिया। हालांकि ज़मींदार क्या करता था, इन 100 गाँवों को क्या करता, अलग अलग हिसाब से बांट देता। भाई जैसे कह दिया कि आपको 50,000 देने हैं, आपको 30,000 देने हैं, फलाने गाँव को 20,000 देने, अलग अलग आपको 10,000 देना है, आपको 1 लाख देना है। जिस हिसाब से खेती होती तो उस हिसाब से वो ज़मींदार बांट देता था कि आपको हिसाब से देना है। लेकिन ज़मींदार फिर भी पूरा 50 लाख ले जाके इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देता था, बिल्कुल भी। ये ज़मींदार बेसिकली इस व्यवस्था होने के बावजूद भी, इस इतनी बड़ी बंदोबस्त व्यवस्था होने के बावजूद भी नहीं देता था। और ये बड़ी मज़ेदार एक एग्जांपल अपन पढ़ेंगे, आज की डेट में से बोलते हैं टैक्स चोरी, कि उसने टैक्स चोरी कर लिया, है ना। एक तरीके से ये भी उस टाइम कंपनी का राज था और उसको रेवेन्यू ला के देना होता था, नहीं दिया वो टैक्स चोरी होता था। वैसे ही अपने एक बात करेंगे, बंगाल के अंदर ही कलकत्ता के पास में ही एक जगह है वर्धमान, ठीक है, वर्धमान, आज की डेट में उसका नाम वर्धमान हो गया। तो वर्धमान बोलो चाहे वर्धमान बोलो, बात एक ही है। ये जो वर्धमान है, यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, ठीक है, और उस राजा के अंडर में 50, 8, 100, 200 जो भी गांव आते थे। एक तरीके से ये राजा भी था और एक तरीके से ये ज़मींदार भी था, दोनों ही बात थी। तो वर्धमान का जो राजा था, इसने क्या करा, इस सरकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो टैक्स नहीं दिया, मतलब बहुत सारा जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो नहीं दिया, राजस्व जिसे बोलते हैं, राजस्व नहीं दिया। तो बहुत ज़्यादा भार बन गया, काफ़ी भार बन गया, मतलब कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा चढ़ गया, संभाल लो, उसके माथे हो गया। फिर उसने कहा कि अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई ठीक है, उसको अल्टीमेटम दे दिया कि बस अब आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है वो नीलामी होगी, उसकी बोली लगेगी। राजा ने कहा ठीक है, लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं बताता हूँ आपको। ये इस राजा का एक तरीके से आप देखना चाहो तो ये इसका महल है, बहुत बड़ा शानदार महल है ये अपने बंगाल के अंदर कलकत्ता के पास में ही है। ये उस राजा का बहुत ही प्यारा सुंदर महल था, इसकी बोली लगाई गई, नीलामी की गई, क्योंकि इसने टैक्स दिया नहीं था कंपनी को। इसकी जब नीलामी की गई तो पता है, अंग्रेज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्या एक होता था कलेक्टर, जैसा आज की डेट में होता है ना, वैसे ही कंपनी ने कलेक्टर नियुक्त कर रखा था। वो कलेक्टर भी गया इस बोली के अंदर, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट के बड़ा अधिकारी होगा ही साथ में, और फिर बोली लगाई गई कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको खरीद लो और वो पैसा हमें दे दो, हम चले जाएंगे, बात खत्म, और वो आपका हो जाएगा। फिर अब राजा के पास पैसों की कमी थोड़ी थी, राजा के पास पैसों की कमी थी नहीं ना, बस वो तो अंग्रेजों को नहीं देना चाहता था। तो एक्चुअल में वो जो वहाँ का कलेक्टर था वो अचंभित हुआ, कलेक्टर क्या, कि जब इसकी सबसे हाईएस्ट बोली, बड़े ध्यान से समझना, सबसे हाईएस्ट बोली जो लगाई वो राजा के नौकर ने लगाई। राजा का नौकर बोल दो चाहे राजा का एजेंट बोल दो, इसकी सबसे ज़्यादा राजा के एजेंट ने बोली लगाई। वो अचंभित हो गया कि ये क्या मामला, इसके पास इतना पैसा,
क्योंकि वो राजा ने भेजा था कि तू जा अपना महल अपने पास रह जाएगा और जो मर्जी जितना लोग कहे 20 लाख तो 30 लगाना, 30 कहे तो 40 लगाना, तो बस हाईएस्ट बोल लगा अपना अपने पास रह जाएगा। और ये वापस राजा के पास रह गया। अब सीधी सी बात है, राजा के क्या मन में थी वो तो आप समझ रहे होंगे। इस नौकर को इसीलिए भेजा था, राजा जो था उसने जो भी बोली लगाई उस बोली को फिर भी अंग्रेजों को नहीं दे दिया नहीं। हालांकि यहाँ पर बात हो गई कि हम आपको 50 एग्जाम्पल दे रहा हूँ 50 लाख दे देंगे, ठीक है, वो चलेगा कि ठीक है 5-10 दिन में दे देंगे, नहीं दिया। अंग्रेजों ने फिर कहा कि भाई मामला क्या है, क्यों नहीं दे रहे, बोले नहीं है। उसने कहा कि नहीं बनेगा, तो फिर से बोली लगाई गई, फिर राजा ने अपना बंदे को भेज दिया, फिर उस वो जीत गया, उसी का हो गया। ऐसे तरीके से मतलब उस टाइम पर 90 से 95% जितनी भी बोलियाँ लगा करती थी उस टाइम पर वो सब फर्जी होती थी, मैं सिर्फ इसी का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। उस टाइम पर 90 से 95% बोलियाँ फर्जी होती थी, क्योंकि राजा खुद के ही बंदे भेज के उसको वहीं रख लेता था। फिर जैसे ही पैसे देने की बात आती, ऑन स्पॉट तो कोई देता नहीं, फिर थोड़े बहुत दे भी देते, पूरे नहीं देते। फिर अंग्रेजों की हालत वैसी की वैसी। फिर फाइनली बोली लगती गई, आखिर में बोली लगाने वाले, नीलामी करने वाले थक गए कि भाई ये मामला क्या है। फिर लास्ट में क्या हुआ, इनकी रेट भी डाउन हो गई, क्योंकि लेने वाले कोई नहीं थे, और फाइनली वो राजा के पास में ही प्रॉपर्टी या संपत्ति रह गई। इस तरीके से ये अपन एक एग्जाम्पल भी ये डाल सकते हैं उस टाइम का टैक्स चोरी का, एक रेवेन्यू नहीं देने का, ठीक है, ये बात थी। इस तरीके से ज़मींदार जो हैं वहाँ पर काम किया करते थे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार जब ये टैक्स नहीं देते जो ज़मींदार थे, ठीक है, ज़मींदार, ये जो रेवेन्यू है क्यों नहीं देते, मतलब रेवेन्यू का मतलब हो गया राजस्व, ये राजस्व क्यों नहीं देते, कारण क्या है? इसके पीछे 3-4 कारण है क्यों नहीं देते थे। देखो, हालांकि पहली बात तो ये है कि थोड़ी बहुत तो जानबूझ के नहीं देते थे, और अंग्रेज़ों ने उस टाइम पर बड़ा दिमाग से काम किया था। अंग्रेज़ ने क्या करा, 3-4 कुछ गलत ऐसे काम थे। पहला काम तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा, उन्होंने क्या कर दिया कि जो मांगें थी, मतलब जो अंग्रेज़ों की जो डिमांड थी, डिमांड्स वो हाई थी। इनिशियल जो प्रारंभिक मांगें थी, इनिशियल, बड़ी ध्यान से समझना, इनिशियल डिमांड जो थी वो हाई थी। इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले क्या करा कि ज़मींदार को कहा कि आपको रेवेन्यू लेके आना है, लेकिन वो हाई रेट कर दी कि जैसे 50 गांव है ना, तो कह दिया कि 50 गाँव से आपको 100 लाख रुपए लाना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 लाख रुपए लेके आना है, हर महीने ला लो चाहे हर 6 महीने, जो भी, ये लेके आना है। लेकिन उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने लोगों ने कहा 100 लाख रुपये हम कहाँ से लाएंगे, 100 लाख कहाँ से लाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि अभी आपको थोड़ा सा ये भारी लग रहा है, रकम बड़ी रकम लग रही है, लेकिन जैसे आपकी आगे आपकी जो आप पैदावार करोगे ना फसल के, उसकी रेट बढ़ेगी तो भी हम 100 लाख लेंगे आपसे। ऐसा नहीं कि रेटें फसल महंगी होगी तो हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, नहीं, हम तो लॉन्ग टाइम आपसे 100 लाख लेंगे, आप कितनी पैदा कर लेना। अभी तो आपको थोड़ी महंगी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी उपज पैदावार ज़्यादा होगी, आपकी जो प्रोडक्शन है वो जो क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो हम आपसे रेट जो है वो 100 लाख लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। बस धीरे धीरे आपकी जो है ये कम लगने लग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा कारण यही है, ऐसा हुआ नहीं। कैसे कि ये बात है 1790 की, 1790 ईस्वी के अंदर, 1790 ईस्वी के अंदर की बात है। उस टाइम पर किसानों की उपज जो थी उसकी कोई रेट थी नहीं, मतलब कि उस टाइम पर जो कीमतें थी, जो रेट्स थी, जो मूल्य थे फसलों के, वो बहुत कम थे। तो इतना कलेक्शन लाके दे कहाँ से किसान। तो जब किसानों ने ही इसको ज़मींदार को नहीं दिया पैसा, तो ज़मींदार उस कंपनी को कहाँ से देगा, ये भी एक कारण था, ठीक है। और तीसरा कारण ये भी था, जैसे ये हो गया हाँ, कीमतें ज़्यादा होने वाला। तीसरा कारण ये भी था कि इन्होंने क्या करा कि जो ज़मींदार हैं, ज़मींदार की पावर कम कर दी, ज़मींदार की शक्ति है ना वो डाउन। ज़मींदार की जो पावर है, ज़मींदार की पावर का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ज़मींदार, इतना बड़ा ज़मींदार, एक तरीके से राजा, इतनी बड़ी ज़मीन है उसके पास में, अंडर में 50-100 गाँव उसके अंडर में आते हैं। बस उसका काम क्या है कि आप जाओ रेवेन्यू कलेक्शन करके लाओ और हमें दो, बस इतनी सी शक्ति है। छोटी मोटी जो भी पावर थी, जो सैन्य, आर्मी वगैरह, मिलिट्री इसके पास थोड़ा अंडर में आती थी, पुलिस वगैरह, सब हटा दिया कि ये आपके अंडर में नहीं है, आपके पास ये हमारे पास, ये शक्ति पूरी हमारे पास है। तो ज़मींदार ने इंटरेस्ट नहीं लिया फिर कि ये क्या है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मेरे लिए ये सब करना भी सही नहीं लगा उनको। इस वजह से भी ज़मींदार जो है प्रॉपर तरीके से इनको पैसा नहीं देते थे, है ना। और चौथी बात थी, रेवेन्यू जो था वो इनवेरिएबल था, ठीक है। यानी कि जो रेवेन्यू था, यानी कि जो राजस्व था
वो असमान था, असमान, इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब असमान, जैसे कि क्या होता था कि कभी फसल अच्छी हो गई, पूरी बात को बड़े ध्यान से समझना, कभी तो फसल अच्छी हो गई, ठीक, अच्छी हो गई तो किसान ठीक है दे देते कि चलो ठीक है इस बार तो फसल भी अच्छी हुई है। लेकिन अंग्रेजों का हमें चाहे अच्छी हो चाहे नहीं हो, उन्होंने एक सनसेट नियम का चालू कर रखा था, सनसेट लॉ, यानी कि सूर्यास्त नियम। ये सूर्यास्त नियम क्या है इसको समझना आप। सूर्यास्त लॉ का मतलब सनसेट लॉ, ये क्या होता था, ये इसी में आएगा नंबर 4 में, राजस्व असमान वाले में, रेवेन्यू इनवेरिएबल में। सूर्यास्त नियम ये होता था कि आपको जैसे जो भी तारीख होती थी, 10 तारीख मान लो, 5 तारीख मान लो, उसके सूर्य अस्त होने से पहले पहले पैसा चाहिए तो चाहिए, चाहे फसल आपकी पैदा हो चाहे नहीं हो। तो इसलिए राजस्व असमान कहते हैं इसको। एक्चुअल में राजस्व या रेवेन्यू कैसे लेना चाहिए कि अगर फसल अच्छी हो रही तो उस हिसाब से लो, कम हो रही तो उस हिसाब से लो। गरीब किसान मारा जाएगा ना, फिर वो कहाँ से देगा। तो ये 4 मेजर कारण थे ज़मींदारों के पैसा नहीं देने का, है ना। और एक्चुअल में आपको पता है एक्चुअल कारण क्या थे। एक्चुअल में ज़मींदार जानबूझ के भी नहीं देते थे, वो भी अलग है, लेकिन वो अपन को लिखना नहीं होता, वो समझने के लिए होता है। बाकी एक्चुअल में लिखना कैसे है, 4 कारण है कि प्रारंभिक मांगें जो थी, इनिशियल डिमांड्स ज़्यादा थी, रेट ज़्यादा थी। 1790 के अंदर फसलों की या क्रॉप की रेट या कीमत इतनी नहीं हुआ करती थी, इन्होंने पहले ही ज़्यादा फिक्स कर दी, वो भी कारण था। तीसरा, ज़मींदारों की शक्ति भी इन्होंने कम कर दी, ज़मींदारों के पास में पावर छीन ली। इतने बड़े ज़मींदार थे, इनके पास में ना पुलिस की पावर है ना आर्मी में, कुछ भी पावर नहीं है, सिर्फ कलेक्शन ला के दो, इतना सा रह गया। चौथी, राजस्व असमान था, रेवेन्यू इनवेरिएबल में था। ये 4 कारण उस टाइम पर जो मेनली थे कि इस वजह से ज़मींदार जो हैं वो इनको पैसा ला के नहीं देते थे। अब मैं कुछ फैक्ट अगर मैं आपको लिखवाना चाहूँ वापस, तो अपन ने बात की थी इस्तेमारी बंदोबस्त का। तो एग्जैक्ट आप डेट लिखना चाहते हो तो ये जो इस्तेमारी व्यवस्था आई थी वो आई थी 1793 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1793 के अंदर इस्तेमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि जिस टाइम पर ये परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था हुई थी, एक बार लिख लो इसको, परमानेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि इस्तेमारी बंदोबस्त, ये एक्चुअल में जो है व्यवस्था लागू की अंग्रेज़ों ने वो करी थी 1793 में, ठीक है। और उस टाइम पर जो गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर था वो था कॉर्नवालिस, वेरी इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है कि उस टाइम पर गवर्नर कौन था जब ये व्यवस्था लागू हुई, ठीक है। तो ये कॉर्नवालिस भी लिख लेना। और ये भी एक छोटा सा फैक्ट कहीं पर लिख लेना या फिर वहीं लिख लेना अपने, ये जो इस वाली बात थी, आई थिंक ये कलर आपको दिख जाएगा, इसमें लिख देता हूँ कि जो ये इसकी बोली लगी थी ना इस राजा वाले महल की, वो लगी थी 1797 में, 1797 के अंदर इसकी बोली लगी थी। हो सकता है कोई छोटा मोटा फैक्ट आ जाए, 1797 में बोली लगाई गई थी। और ये व्यवस्था जो आई थी इस्तेमारी वो 1793 की बात है। और एक फैक्ट ईयर का कौन सा था, हाँ 1790 वाली ये बात थी, रेट ज़्यादा हो गई थी, हाँ ये 2-3 डेट थी, और कोई ज़्यादा खास डेट नहीं है, ठीक है। ये अपन इस चैप्टर के अंदर शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और ये भी आपको इस चीज़ से एक अंदाज़ा लग गया होगा कि सबसे पहले मैं एक छोटा सा फैक्ट और लिखवा दूँ कि सबसे पहले जो ये अंग्रेज़ों का या फिर ऐसा मान लो कि औपनिवेशिक जो सिस्टम है, सबसे पहले जो औपनिवेशिक हैं शासन, औपनिवेशिक शासन यानी कि कॉलोनियल रूल्स, कॉलोनियल जो रूल्स हैं वो सबसे पहले देश के अंदर लागू हुए, तो वो लागू हुए थे बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं साइड में लिख लेना इसको भी। बंगाल के अंदर सबसे पहले औपनिवेशिक शासन या फिर कॉलोनियल रूल्स हमारे देश में सबसे पहले बंगाल में लागू हुए, ठीक है। वहाँ पर ये क्या करेंगे, इन्होंने पहले सोचा था कि क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। जैसे ये वहाँ पर अंग्रेज गए तो उन्होंने क्या करा कि जो रेवेन्यू पॉलिसी है, पूरी बात को समझना, रेवेन्यू पॉलिसी लेके आए, मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि राजस्व नियम, कुछ राजस्व के नियम लेके आए। उससे अपन अभी देखा ही था कि क्या राजस्व का नियम था, वो अपने देख लिया है ना। तो ये सिस्टम भी आप कहीं साइड में लिख लेंगे कि सबसे पहले जो है ये अंग्रेज जो बंगाल के अंदर गए वहाँ पर अपनी पॉलिसी लेके आए, और राजस्व क्या क्या सिस्टम था अपने वो कह इस्तेमारी व्यवस्था लेके आए थे, ज़मींदार फिक्स रहे, वो सब ठीक था। अब क्या हुआ कि चलो ज़मींदार का जमेला था, आपको समझ में आ गया ज़मींदार का ये काम होता था। एक नई सिस्टम और अपन पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे ज़मींदारों के बाद में आया था,
और वो हैं जोतदार। वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन आज ही पढ़ेंगे। जोतदार, ये कौन होते थे जोतदार? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जोतदार कौन होते थे? जैसे आपने देखा होगा सारे किसान गरीब नहीं होते, सारे किसान गरीब नहीं होते। खूब सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास में ज़मीन ज़्यादा हो, ठीक है, ज़मीन ज़्यादा हो तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ज़मीन से पैदा कर करके काफ़ी पैसे वाले बन जाते हैं। और पैसा इतना आ जाता है कि जो छोटे मोटे जो गरीब किसान है ना, उनको वो क्या करते हैं, पैसा ब्याज पर भी देते हैं। उनकी ज़रूरत पड़ जाती है तो ब्याज कमा के भी खाते हैं। और फाइनली अगर वो ब्याज नहीं चुका पाता तो ये क्या करते थे, ये जो जोतदार होते थे ये उनसे ज़मीन ले लेते, अगर वो नहीं चुका पाता तो। अब आप ये सोचेंगे कि सिस्टम क्या है, तो मैं आपको फिर बता दूं, एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा कि सबसे ऊपर तो ज़मींदार, ठीक है, हालांकि सबसे ऊपर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मानेंगे अपन, ये थी, ठीक है। इसके बाद में ये टैक्स लेती थी ज़मींदारों से, ज़मींदार जाते थे गाँव में, और गाँव के अंदर जो होते थे किसान, और किसानों में भी सबसे बड़े किसान कौन? जोतदार। वेरी इंपॉर्टेंट है, जोतदार का मतलब है ये जो जोतदार होते थे ये होते थे रिच। ये कौन होते थे? रिच पीजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिच पीजेंट होते थे। रिच पीजेंट का मतलब है धनी, धनी किसान, पैसे वाले धनी किसान होते तो किसान ही थे, गांव में रहते थे। ये कहाँ रहते थे? गांव में, ध्यान रखना, ये गांव में रहते थे। जबकि ज़मींदार तो क्या करता, टैक्स लेके वापस शहर में, ये सिटी में रहता था ज़मींदार तो, लेकिन ये अपने गांव में रहते, रिच पीजेंट हुआ करते थे, पैसे वाले लोग होते थे। और आप एक आगे देखेंगे अभी अपन कि ये जोतदार क्या करते, जो छोटे गरीब किसान होते थे, जितने भी गरीब किसान हैं, उन गरीब किसानों की पैरवी भी करेंगे। ये जो पुअर पीजेंट है उनकी बात भी मानेंगे, उनका साथ देंगे। कैसे? कि जैसे ही ज़मींदार आता टैक्स रेवेन्यू लेने के लिए किसानों से, ठीक है, या उनके अंदर ये भी आते हैं, भाई ये भी तो किसान ही है, बस ये कि थोड़े रिच है, पैसे वाले हैं। तो जैसे ही ज़मींदार आता था टैक्स लेने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, इनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर भी ये उन छोटे किसानों के साथ में हमेशा खड़े रहते थे कि नहीं भाई ज़मींदार इतना टैक्स नहीं ले सकते आप, रेवेन्यू की रेट डाउन करो, इतना रेवेन्यू की दर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राजस्व की दरें कम करो। ये इनका हमेशा सपोर्ट करते, क्योंकि ये छोटे छोटे किसानों को अपना ऐसे कहते हैं ना, पैसा दे दे के पालते थे। और फाइनली ये इन गरीब किसानों को पैसा इतना दे देते थे, ये इन्होंने 10,000 मंगा तो ये कहते 20,000 ले जाओ। फिर फाइनली इतना कर्जा हो जाता था कि छोटे गरीब किसान थे, इनसे पूरी पूरी ज़मीनें जोतदार वापस ले लेते। और ज़मीन जोतदार इतने पावरफुल हो जाएंगे ज़मीन आके कि फाइनली एक दिन ये जोतदार ज़मींदारों से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये भी अभी आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक ये छोटी मोटी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ये जोतदार वाला इशू भी, ये भी वहीं पर अपन बात करेंगे, ये भी उन्हीं का, बंगाल के अंदर ये। और जोतदारों को कहीं कहीं पर हवलदार भी बोलते थे, हवलदार, ठीक है, हवलदार जोतदार के नाम था। जोतदार वैसे तो जोतदार, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर इनको क्या बोलते थे? हवलदार। जैसे आर्मी में होता है ना, वैसे पोस्ट थी हवलदार, ठीक है। और कहीं कहीं पर आई थिंक मंडल भी बोलते थे इनको, मंडल। ये कुछ नाम होते थे इनके, जगह जगह अलग अलग जगह इनके नाम हुआ करते थे। और ये भी काफ़ी, क्योंकि ये रिच किसान हुआ करते थे। ये छोटी मोटी बातें अपन ने पढ़ ली, ठीक है। तो आई थिंक ये छोटी सी इमेज आपको समझ में आ गई होगी। हर वीडियो से पहले एक इमेज सुनाऊंगा, हर क्लास से पहले वो स्टोरी सुनाऊंगा, और स्टोरी सुनने के बाद उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब अपने जितना भी पढ़ा उसके बाद थोड़े से बना लेते हैं नोट्स, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यही है, इस्तमरारी बंदोबस्त, या फिर इसको स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ध्यान रखना, हिंदी के दो नाम है, इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट एक ही नाम है। पहली बात वही जो मैंने अभी बताया था, वही सिस्टम है कि ये बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी तो ज़मींदारों के बीच में हुआ था, बिल्कुल। दिस सेटलमेंट वाज डन बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ज़मींदार्स। सेकंड, 1793 के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। 1 मार्क्स में क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल था, अच्छा हो तो लिख सकते हो कार्नवालिस, कार्नवालिस, ठीक है, लिख देना चाहो तो कार्नवालिस। गवर्नर जनरल कौन था? कार्नवालिस। कार्नवालिस ने बंगाल में इस बंदोबस्त लागू किया, यानी कि 1793 AD द गवर्नर जनरल कार्नवालिस ऑफ बंगाल इम्प्लीमेंटेड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, उसके अंदर किया। तीसरा, इस बंदोबस्त में क्या होता था वो पहले सुन लो। इस बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर रखी थी, जो प्रत्येक जमींदार को चुकानी पड़ती थी। और जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उन्हें राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपत्ति जो है वो नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है, और उसकी बोली लगती थी।
अंडर द सेटलमेंट द ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट ई जमींदार हैड टू पे विच द जमींदार्स कुड नॉट पे देयर फिक्स अमाउंट, तो देयर एस्टेट्स यानी संपत्ति वॉज एक्शन टू कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम देम, उनसे जो भी संपत्ति थी उसको नीलामी उसकी कर ली जाती थी, नीलाम उसको कर दिया जाता था, उसकी बोली लगती थी। ये मैंने बता दिया, बस 2 मार्क्स में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अपन पढ़ेंगे आगे रईतवाड़ी, ये तो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये, और लेकिन नेक्स्ट क्लास में या फिर तीसरी क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे रईतवाड़ी सिस्टम भी था, ठीक है। ये मुंबई के अंदर था, लेकिन अभी दक्कन वाले इस इलाके में, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे अपन। अभी आज पर इस वीडियो में या इस क्लास में जो बंगाल के अंदर था वो इस्तेमारी बंदोबस्त था, वो पढ़ेंगे, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम सीधा सीधा आएगा, इसलिए इसे पॉइंट बना के लिख देना, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कुछ मैंने 3-4 शब्द लिखे हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत है उसकी। पहला अमला, अमला क्या था, अमला, हाँ हिंदी नीचे लिखी, इंग्लिश हिंदी। अमला था जमींदार द्वारा नियुक्त राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी। जमींदार जो होता था, जमींदार भी छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना होता था, वो एक तरीके से राजा होता था। तो जमींदार जो है काफ़ी ज़मीन होती थी, तो वो अपने नीचे एक अधिकारी नियुक्त करके रखता था, उसको अमला बोलते हैं, अमला उस टाइम पर, कि तू जा, वो तो जमींदार तो कहीं घूमता नहीं था, ये अधिकारी जाता गाँव में और रेवेन्यू इकट्ठा करके ले आता और जमींदार को दे देता, जमींदार फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता, वो बात अलग है। तो ध्यान रखना कि जमींदार खुद नियुक्त करता था। ये एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा आ सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारी है ना, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त नहीं था, ये जमींदार के द्वारा नियुक्त किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ा सा ऐसे आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो जमींदार द्वारा नियुक्त राजस्व एकत्रित करने वाला एक अधिकारी होता था, यानी कि रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कौन, जमींदार। यहाँ पर हो सकता है वो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह दे, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, ये हो गया अपना अपॉइंटेड बाय जमींदार। चलो 1 मार्क्स की डेफिनेशन पता चल गई। फिर ताल्लुकदार, ये तो आपने अभी भी सुना होगा कि उसका मंत्रियों के साथ में, एमएलए एमपी के साथ में उठना बैठना है, मतलब उनके साथ में ताल्लुक रखता है, वो ही ताल्लुकदार है, मतलब उठना बैठना बड़े लोगों के साथ। ताल्लुकदार वही शब्द है कि वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो, जिसके साथ ताल्लुक हो, काफ़ी लोगों का ताल्लुक हो, तो वो ताल्लुकदार हो गया। जैसे एक मंत्री है, वो ताल्लुकदार व्यक्ति है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे एमएलएओं का, बहुत सारे जनता का एक ताल्लुक होता है, वो बस वही ताल्लुकदार। तो ताल्लुकदार वन हु होल्ड्स ए ताल्लुक और कनेक्शन, यानी कि एक मंत्री, मान लो एग्जाम दिमाग में मंत्री रख लेना, मंत्री एक ताल्लुकदार होता है, मतलब उसके सामने बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो उनका सबका मतलब उठना बैठना होता है, सब लोगों को उनका सहयोग होता है। लेकिन आगे चलकर ये ताल्लुक का जो था एक क्षेत्रीय इकाई बना दिया गई। ताल्लुकदार को क्षेत्रीय इकाई का मतलब इतना एरिया, एक फिक्स एरिया कर दिया, ये ताल्लुकदार, कोई 100 गाँव, 200 300 गाँव, वो सब समझ गए। यानी कि ताल्लुक कैम रेफर टू टेरिटोरियल यूनिट बन गई आगे जाके, वो बात अलग है। एक ये मैंने अभी बताया सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त कानून यानी सनसेट लॉ। ये क्या था कि इसके अनुसार यदि निश्चित तारीख या निश्चित डेट को सूर्यास्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदार की जमींदारी का मतलब उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति को नीलाम किया जा सकता था। अकॉर्डिंग टू दिस द जमींदार, यानी कि उसकी जो जमींदार यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ द जमींदार कुड बी एक्शन ऑफ द पेमेंट वॉज नॉट रिसीव्ड टिल सनसेट, सूर्यास्त होने से पहले द स्पेसिफाइड डेट, तो उसकी संपत्ति क्या हो जाती थी, नीलाम हो जाती थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में सीधा मीनिंग आएगा। और दूसरी बात, जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे थ्योरी में, तो ये अगर शब्द आएंगे तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि जमींदार के सामने जो अपनी जमींदारी है उसमें राजस्व कैसे वसूलते, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये रेवेन्यू कैसे कलेक्शन करता था जमींदार, वो भी सीखो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या करता था ये कि जमींदार की जमींदारी में अनेक गांव, कभी कभी तो 400 तक गांव एक जमींदार के पास में होते थे, ठीक है। तो ये क्या करता था कि कंपनी सारे गांव को मिला देती थी कि भाई इतना एरिया, 400 गांव का एरिया तेरे अंडर में, उनको संपदा मान के, संपदा मतलब प्रॉपर्टी मान के उस राजा को राजस्व की मांग लागू करती थी कि चल ठीक है, इतना 400 गांव है, 4 लाख रुपए या 40 लाख रुपए लेके आ जाना, बस बात खत्म। फिर उसके बाद में जो जमींदार होता था वो ये फिक्स करता था कि उसे किन किन गाँव में कितना कितना रेवेन्यू लेना है, राजस्व लेना है, बस ये जमींदार का काम होता था, ठीक है। और राजस्व वसूल करने के लिए उसने क्या करा था, अमला नामक एक अधिकारी, अभी अगर मैं यहाँ अमला लिखता, अमला नहीं समझा था तो फिर अमला समझ में कैसे आता, वो एक अधिकारी नियुक्त कर रखा था। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी कि अमला क्या होता है। अमला नाम का एक अधिकारी होता है जो रेवेन्यू कलेक्शन करता है,
किसकी तरफ से? जमींदार की तरफ से। तो वही है, द जमींदारी कंसिस्ट टू मेनी विलेज, समटाइम्स अप टू 400. द कंपनी यूज टू कलेक्ट द एंटायर विलेज एंड अप्लाई रेवेन्यू डिमांड ऑन इट, कंसिडरिंग इट एन estate. After that, the zamindar used to decide how much revenue he had to collect from each village, और he had appointed an officer जिसका नाम अमला होता था to collect the revenue. I think पूरा इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वो हैं ज़मींदारों के राजस्व। अच्छा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा सकता है कि यार जैसे अपन ने वो एग्जाम्पल दिया था राजा वाला जिसकी प्रॉपर्टी नीलाम की गई, क्या कारण थे कि ज़मींदार क्यों रेवेन्यू नहीं देते थे? 4 कारण अपने बुक में है शानदार, कि ज़मींदार के राजस्व नहीं चुकाने के 4 कारण। द रीज़न फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ज़मींदार्स, उसके कारण 4 है। पहला कि प्रारंभिक मांगें बहुत हाई थी, इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा, ये इतनी ऊंची मांग उस टाइम पर 1790 के टाइम पीरियड में दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज जो कीमतें बहुत नीचे थी। भाई अगर कह दिया कि 10 क्विंटल गेहूँ हुए तो गेहूँ की रेट तो कुछ थी नहीं, कहाँ से पैसा देंगे लाखों रुपए आपको, ठीक है। तो और जबकि इन्होंने कह दिया कि आप टेंशन मत लो, आगे जाके आपकी रेटें बढ़ जाएगी, तो बढ़ी नहीं, किसान कहाँ से देगा, ठीक है। जिससे किसानों के लिए ज़मींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था, कहाँ से देंगे वो जमीन। किसानों के पास कौन जाता था? ज़मींदार। तो ज़मींदार यानी कि अमला अधिकारी जाता था, अमला जाता, अमला वही मना कर देते, भाई कहाँ से लाए हम। जब अमला वापस ज़मींदार के पास जाता कि यार पैसा नहीं दे रहे क्योंकि किसानों के पास तो पैदा ही नहीं हुई, फिर वो आगे उसको नहीं देता, ज़मींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देता, ये सिस्टम चलता था। तो दिस हाई डिमांड्स वॉज इम्पोज इन 1790s, तो व्हेन द प्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर वेरी लो, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू पे देयर ड्यूज टू द लैंडलॉर्ड, वो नहीं दे पाते थे, ठीक है। तीसरा, राजस्व असमान था, यानी कि जो रेवेन्यू वॉज अनइवन, ये भी कारण था। और फसल अच्छी हो या ख़राब, उनको तो ठीक समय पर भुगतान चाहिए, ये एक सिस्टम था। यानी क्रॉप वॉज गुड बैड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेसेसरी पे रेवेन्यू ऑन टाइम। चौथा, ये जो इस्तेमारी बंदोबस्त जब से लागू किया, यानी जब से परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेजों ने किया, उसके बाद में ज़मींदार की शक्ति को किसानों के लिए कम कर दिया। किसानों की नज़र में बस सिर्फ एक काम कर दिया, भाई किसानों से राजस्व इकट्ठा करके लाओ, बस। किसानों से रेवेन्यू कलेक्शन काम थोड़ी, उनके पास में और भी बहुत ताकत है, ये मैंने बता दिया। और ज़मींदार का प्रबंध करने तक सीमित कर दिया था। इससे ज़मींदारों का मन खराब हो गया कि यार पावरफुल आदमी रह ही नहीं अपन, तो इस वजह से उनका मन नहीं करा कि अंग्रेजों को ला के देते नहीं थे, ये भी कारण थे। लिमिटेड पावर कर दी ऑफ ज़मींदार टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड मैनेज हिज ज़मींदार। तो बहुत ईजी है, चारों कारण मैंने थ्योरी समझा दी, तो ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, आराम से नोट्स परफेक्टली लिख लिए होंगे आपने। अगला, फिर आगे जोतदार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने बड़ा पूरा लिख दिया है, पूरे अगर लॉन्ग के फॉर्मेट में लिख दिया मैंने, पूरा लॉन्ग, ठीक है। बात आएगी जोतदार। पहली बात, जोतदार मैं स्टार्टिंग में लिखवा चुका, आपको फिर भी लिख देता हूँ मैं कहीं पर, अगर आपको नहीं लिखा हो तो समझा देता हूँ। आपको जब भी जोतदार के बारे में लिखना हो, डेफिनेशन 1 मार्क्स में अगर आए, वेरी इंपॉर्टेंट है जोतदार, तो आपको एक सिंपल लाइन लिखनी है, ये होते थे रिच पीजेंट, बस इतना सा लिख देना, रिच पीजेंट यानी कि धनी किसान, धनी किसान होते थे, बस धनी किसान 1 मार्क्स में, ठीक है। जोतदार धनी किसान होते थे और गांव में रहते थे, ठीक है। लिव्स इन विलेज, विलेज गांव में निवास करते थे, बस सिंपली इसके बारे में 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आएगा तो। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो, जैसे कि जोतदार गांव में रहते थे तथा बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक होते थे। ये ज़मीनें, अच्छा ज़मीनों को कहते हैं रकब, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में फिर क्वेश्चन आ सकता है। ज़मीन को क्या कहते हैं? रकब, रकब, ठीक है, रकब कहते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए रकब क्या है 1 मार्क्स में, तो आप क्या कह देंगे कि गांव की ज़मीन, या फिर किसानों के द्वारा खेती करने वाली ज़मीन, या फिर ओनली फॉर ज़मीन, तो भी चलेगा। तो ज़मीनों को रकब कहते हैं। वो कभी कभी तो 1000 एकड़ तक ज़मीन होती थी जोतदारों के पास में, 1000 एकड़, 1 एकड़ 1 बीघे से थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि जोतदारों के पास इतनी ज़मीन आई कहाँ से? क्योंकि छोटे मोटे गरीब किसानों को पैसा देते, नहीं चुका पाते, ज़मीन उन्हें खरीद लेते। कभी कभी तो ज़मींदारों से ज़मीन खरीद लेते ही किसी, कभी क्या होता, अंग्रेज़ क्या करते कि ज़मींदार के पास में खुद की पर्सनल ज़मीन भी होती थी, तो ज़मींदार जब टैक्स लाके अंग्रेज़ों को नहीं देते, अंग्रेज़ करते उसकी नीलामी करते, तो जोतदार उनसे खरीद लेते। सोचो ये बात है, इसीलिए ये क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है कि गांव में जोतदारों की स्थिति ज़मींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी, क्या कारण थे? क्वेश्चन भी वही है। द पोजीशन ऑफ
जोतदार्स इन विलेज वॉज मोर इन्फ्लुएंशियल देन पावर्स ऑफ जमींदार्स, वॉट वर द रीजंस। ये चैप्टर क्वेश्चन वही पढ़ रहे हैं अपन, ये क्या कारण थे। तो पहला कारण तो ये था कि इतनी इनके पास ज़मीन थी, उनकी ज़मीन का काफ़ी बड़ा, अच्छा ये खुद नहीं बाते थे, ज़मीन खुद नहीं यूज़ करते थे, ये तो इतने पैसे वाले बन गए कि ये रखते थे बटाईदार, जिसको आज की डेट में बोलते हैं ना सीरी, कि हमने सीरी रख रखा है, काम करने वाला रख रखा है, कि वो आता दूसरों को ज़मीन दे देता कि भाई ठीक है मेरी 50 बीघा ज़मीन आप यूज़ करो, मतलब आप जोत लो और आप हमें इसके बदले में आधा धान दे जाना और वापस आधा आप ले जाना। तो ये देते थे बटाईदारों को, ठीक है, बटाईदारों को। यानी कि जोधा लिव्ड इन विलेज एंड दे वर ओनर्स ऑफ यूज लैंड्स, दीज लैंड्स वर समटाइम्स स्प्रेड ओवर several thousand acres, a large part of their land was plowed through। ये देखो शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है शीरी, या फिर ऐसा मान लो ये अपन हिंदी बोलेंगे बटाईदार, बटाईदार। और ये जो शेयर क्रॉपर्स होते थे, शेयर क्रॉपर्स होते थे, ये हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ जोधा आफ्टर हार्वेस्ट, ये अपनी जो भी पैदा होती थी उसका आधा, फसल उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को देके निकल जाते। तो इस वजह से एक तो इनकी ताकत ज़्यादा थी, इनके पास ज़मीन ज़्यादा थी। क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं अपन कि जोतदार ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए ज़मींदारों से। पहली बात ये कि इनके पास में हज़ारों एकड़ की ज़मीन थी, इस वजह से ताकतवर थे। दूसरा, स्थानीय व्यापारियों और साहूकारों के व्यवसाय पर और गरीब किसानों पर पूरा नियंत्रण रखते थे ये। अब जब इतनी बड़ी पैदावार करेंगे, इतनी बड़ी ज़मीन होगी, तो जो भी व्यापारी होगा, जो भी साहूकार होंगे, मतलब जो दुकानदार नहीं होते, इन सब के ऊपर बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस करने वालों पर पावर होता था, गरीब किसानों पर तो होता ही था, उनको पैसा देते थे। यानी कि दे कंट्रोल द बिजनेस ऑफ लोकल मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स एंड ऑल्सो और पुअर पीजेंट्स, इन सब पे इनका ताकत चलाते थे ये। तीसरा, जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाने के लिए, अच्छा ये बड़े मतलब कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक आदमी थे, ये छोटे किसानों को हमेशा अपने पास में रखते, ठीक है, ताकि वो उनके सपोर्टर रहे, ताकि कहते हैं ना कि भीड़ दिखा देंगे, कभी राजा के प्रेशर में आएंगे नहीं जमींदारों से। तो जमींदार क्या करता, लगान अगर बढ़ाने की बात करता, भाई जमींदार क्या करता था, जमींदार कभी कभी क्या करता, अपना पैसा बचाने के लिए, क्योंकि उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देना है, तो वो रेवेन्यू की टैक्स बढ़ा देता। तो ये उनका है, उनकी हेल्प करते कि ना ऐसे कैसे बढ़ा देगा, उसका विरोध करते थे। यानी ही वॉज अपोज द एफर्ट्स मेड बाय द जमींदार्स टू इंक्रीज द रेंट, बोल दो चाहे आप इसको रेवेन्यू बोल दो, ठीक है, रेवेन्यू बोल देना, भले रेवेन्यू रेट, अगर रेवेन्यू रेट बढ़ा देता तो भी उनका विरोध करते। फिर रैयत, अच्छा रैयत का मतलब किसान है, लिखवा दूंगा, अभी आगे लिखूंगा इसके बारे में। रैयत का मतलब पीजेंट है भाई, किसान, अंग्रेज रैयत बोलते थे, किसान। रैयत उन पर निर्भर रहते थे, जो किसान उन पर, एक ही बात है, खूब सारे बच्चे क्या करते हैं कि ईजी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करो ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, अच्छे आंसर आएंगे। जो रैयत, एनसीईआरटी की लैंग्वेज रखो, जो रैयत उन पर निर्भर रहते हैं, मतलब जो किसान उन पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें ये अपने पक्ष में एकजुट रखते थे तथा जमींदार के राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करते थे कि नहीं मत दो, कल लेने आ रहा, बोल दो कि नहीं आज नहीं है, 10 दिन बाद देंगे, हमेशा, ताकि अपने पक्ष में रहेंगे वो, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ही केप्ट द रायोट्स हु डिपेंड, मतलब फार्मर्स, पीजेंट डिपेंडेड ऑन हिम यूनाइटेड इन हिज फेवर एंड डेलिबरेटली डिलेड द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द जमींदार्स, ये काम करते थे। चौथा, राजस्व अदा न करने पर जब जमींदारी नीलाम होती थी तो जोतदार खुद उनसे ज़मीन ले लेते थे। तो जब जमींदारों की ज़मीन ही ले लेंगे तो जमींदार कहाँ से पावरफुल रहेंगे, जोतदार पावरफुल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये भी कारण था कि व्हेन द जमींदारी वॉज एक्शनड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो इट वॉज यूजुअली द जोतदार हु यूज बाय दोज लैंड्स, क्योंकि जमींदार के ऊपर प्रेशर होता था सब कुछ, रेवेन्यू ला वरना तेरी संपत्ति नीलाम, तो उसकी संपत्ति या प्रॉपर्टी ले लेते ही खुद जोतदार, ठीक है, ये कारण था। पांचवा लास्ट है, बंगाल में भी, उत्तरी बंगाल के अंदर ज़्यादा जोतदार ज़्यादा थे, जो नॉर्थ बंगाल है ना वहाँ पर ये ज़्यादा थे। तो उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। इन द जोतदार वर द मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल, और कुछ स्थानों पर जोतदारों को हवलदार कहा जाता था और कुछ स्थानों पर इनको गांटीदार, हाँ गांटीदार, मंडल नहीं गांटीदार कहते थे, हवलदार और गांटीदार, अच्छा मंडल भी है, तीनों नाम थे, हवलदार, गांटीदार, मंडल, तीनों नाम है, और जोतदार। ये चारों में से कोई भी नाम आ जाए समझना है, जोतदार का मतलब है कि चारों नाम वही है, मतलब कि धनी किसान, रिच पीजेंट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इन सम प्लेसेस जोतदार वर कॉल्ड हवलदार एंड इन सम प्लेसेस दे आर कॉल्ड गांटीदार एंड मंडल्स, ठीक है, वेरी इजी। ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5.5 कारण मैंने बताए, प्रॉपरली आपको नोट्स मेरे साथ के साथ समझते हुए बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रैयत। मैंने कहा था रैयत शब्द लिखा दूंगा अभी। रैयत,
रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता है, किसानों के लिए किया जाता है, यानी कि जो किसान होते हैं उनको ये रैयत कहते हैं। रैयत इज वे टू टर्म रैयत यूज्ड डेजिग्नेट पीजेंट्स वो स्प्लैट इन ब्रिटिश रिकॉर्ड, वो अपने हिसाब से इनको बोलते हैं। दूसरा 1 मार्क्स में आ सकता है, लिख देना। बंगाल में रैयत ज़मीन को खुद काश्त नहीं करते थे। अच्छा ये और है, बंगाल के अंदर जो रैयत होते किसान होते वो खुद नहीं करते, इनके नीचे और किसान होते थे, उनको बोलते हैं शक्मी रैयत, उनको आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। ठीक है, तो बंगाल के रैयत जो हैं, किसान जो हैं, देखो ये कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, ऐसा मान सकते हैं एक तरीके से जोतदार, ये क्योंकि रैयत का मतलब अंग्रेजों की नज़र में किसान, और ये रैयत जो इनके नीचे और किसान, उनको बोलते हैं ये शक्मी रैयत। ठीक है, तो रैयत से बंगाल डिड नॉट ऑलवेज कल्टिवेट द लैंड डायरेक्टली बट लीज्ड, मतलब पट्टे पे दे देते अंडर राइट्स को। इनको अंडर राइट्स का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं इनको शक्मी रैयत, इनको दे देंगे कि चलो आप हमारी ज़मीन का यूज़ कर लो और हमें इसका हिस्सा दे देना, सीढ़ी डाल देते, या फिर 5 साल तक आप हमारी ज़मीन को जोत लो और हमें 10 लाख रुपये दे देना। ठीक है, इस हिसाब से सिस्टम चलता था, तो बेहद आसान है। और आज का वीडियो आई थिंक आपको पूरा याद हो गया होगा। एक छोटा सा चार्ट और बता देता हूँ आपको, उसको भी देखना है। हाँ अब देख लो चार्ट, ईजी सा चार्ट है। ये कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत कहाँ से होती है पहले पूरी बात समझना। किसान 2 तरह के, वेरी इंपॉर्टेंट, किसान यानी कि पीजेंट, बहुत अच्छे से समझना, और ये वरना चार्ट समझ में नहीं आएगा। किसान, ये छोटे किसान, ये बड़े किसान, समझ में आ गई। किसान, रैयत का मतलब किसान ही होता है, मैंने कहा था ना अंग्रेजों की नज़र में, छोटे किसान बड़े किसान। जोतदार तो पैसे वाले थे ही, ज़मीन खूब थी। रैयत भी खुद खेती बाड़ी नहीं करते, खूब लोग तो करते थे लेकिन खूब सारे नहीं करते, वो शिकमी रैयत से काम करवाते। शिकमी के रैयत का मतलब ऐसा मान लो कि मजदूर, इनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, ये खेती बाड़ी करते, आधा इनको दे देते, फिर वहाँ से कहीं कोई दूसरे का, मतलब सीरी जिन्हें बोलते, हाड़ी बोलते हो, दास बोलते हो, वो एक तरीके से उस टाइप। छोटे किसान शिकमी, ये इनकी ज़मीन यूज़ करते और इनको दे देते, भाई लीक आधी आप रखो, आधी हमारे पास रह जाएगी। ऐसे ही ये पैसे वाले थे, इनके पास तो वैसे ही ज़मीनें ज़्यादा थी, ये भी ऐसा ही करते, इनके नीचे भी शिकमी होता था और ये काम कर लेते। ठीक है, तो किसान चाहे छोटा हो चाहे किसान बड़ा हो, दोनों ही जने टैक्स या रेवेन्यू देते थे ज़मींदार को, दोनों ही, छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों ही ज़मींदार को पैसा देते थे। इनको याद ही मत करो, ये तो इनकी खेती को यूज़ करने वाले हैं बस। अब इस एरो से कुछ समझ रहे होंगे आप कि एक तीर इधर जा रही है, एक तीर वापस आ रही है। इसका मतलब सीधा सा इतना सा ही है कि ये रैयत क्या होते थे, कभी कभी किसानों को अगर पैसों की ज़रूरत होती थी तो ये इनसे लेन देन करते थे जोतदारों से। जोतदार पैसे वाले रिच हैं, तो ये अपना या तो इनसे इनको धान बेच देते, उनसे पैसा ले लेते, या फिर ब्याज पर पैसा देते, तो मतलब ये इनके बीच में लेन देन चलता रहता था। फाइनली बस इतना सा बात है। इस चार्ट को भी आपको साइड में कहीं पर बनाना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आज की क्लास बहुत मज़ेदार थी। पूरे नोट्स आपने मेरे साथ बनाए होंगे, क्योंकि आपको आपके फ्यूचर की पूरी टेंशन है, आपको फ्यूचर बनाना है, और मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है तो मेरे साथ के साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपरली। एक दिन पूरी एनसीईआरटी आपकी जुबान पे होगी, ये मेरी गारंटी है, और 95+ का टारगेट आपको याद रखना है। ठीक है, ओके।